गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th विज्ञान का चैप्टर 4th, जिसका नाम है उष्मा। हीट उष्मा के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ करता है तापमान मापने के लिए, और जो प्रयोगशाला के अंदर लैब के अंदर जो तापमापी या थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है, उसके बीच समानताएं और अंतर आपको बताना है। तो देखिए समानताएं क्या हैं। दोनों में लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। दोनों में ही क्या होती है, कांच की नली का प्रयोग किया जाता है। और दोनों के दोनों क्या बताते हैं, दोनों के दोनों तापमान को मापते हैं। ये भी एक समानता हुई उनमें। दोनों के बल्ब में पारा भरा होता है। उनके बल्ब, एक नोक होती है थर्मामीटर के वन साइड में एंड पर एक नोक होती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। पारा जो है वो तापमान बढ़ने और घटने के साथ अपना आकार चेंज करता है, और वही हमें तापमान बताता है। तो दोनों के बल्ब में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। तो ये दोनों में क्या हुई, समानता। अब देखिए दोनों में अंतर क्या क्या है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। तो जो डॉक्टर जो थर्मामीटर रखते हैं, उनके थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही होती है। यानी कि 37 से थोड़ा ज़्यादा और 37 से थोड़ा कम। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही डॉक्टरी थर्मामीटर माप सकते हैं। जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो बर्फ़ जमती है ना, बर्फ़ वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। और ये जो प्रयोगशाला के अंदर जो तापमापी होता है ना, वो बर्फ़ जमती है उसका तापमान भी बता देता है, क्योंकि ये -10 डिग्री सेल्सियस तक बता सकता है। और जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पानी उबलना शुरू करता है, उस तक ये तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी बता सकता है। तो ये बहुत ही मुख्य अंतर आपको याद रखना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही मापते हैं, लेकिन प्रयोगशाला के जो तापमापी होते हैं वो -10 से 100 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव शरीर का ताप मापते हैं। बिल्कुल सही बात, डॉक्टर तो मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु प्रयोगशाला तापमापी से नहीं। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी से मानव शरीर का तापमान नहीं माप सकते। प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग वस्तुओं के तापमान मापने के लिए किया जाता है, जैसे बर्फ़ या जल जैसे कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसका तापमान हम प्रयोगशाला तापमापी से माप सकते हैं। तो अच्छी प्रकार से आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। वे वस्तुएं जिनके अंदर से ऊष्मा अंदर से जा सकती है वे ऊष्मा चालक वस्तुएं हुई, और जिनके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है वह ऊष्मारोधी वस्तु हुई। तो ऊष्मा चालक जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, या जो हमारे बर्तन बने होते हैं, जैसे चाय हम बनाते हैं जिस टोपिया के अंदर, वो धातु से बना होता है। टोपिया गर्म होगा तो फिर चाय भी गर्म होगी, यानी कि उसके अंदर से ऊष्मा जा सकती है। तो एल्यूमिनियम, लोहा, इसी प्रकार तांबा, ठीक है, चांदी, ये सभी जो पदार्थ हैं ये सभी ऊष्मा चालक के उदाहरण हैं। ठीक है। ऊष्मारोधी लकड़ी, प्लास्टिक, जैसे देगची का हत्था होता है ना, प्लास्टिक का होता है। वो प्लास्टिक का इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि उसके अंदर से ऊष्मा नहीं जा सकती, वो ऊष्मारोधी होता है। इसी प्रकार लकड़ी भी क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है, अपने अंदर से ऊष्मा नहीं जाने देती है। तो ये उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से याद रख लेने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी खालिस्तान द्वारा प्राप्त होती है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी उसके ताप के द्वारा प्राप्त होती है, कि उसका तापमान कितना है, उसकी गर्माहट को हम पता लगा सकते हैं उसके तापमान को मापकर। उबलते हुए पानी का ताप खालिस्तान तापमापी से नहीं मापा जा सकता। डॉक्टरी थर्मामीटर, जो डॉक्टर यूज करते हैं ना, उस थर्मामीटर से इसका तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि उबलता हुआ पानी का तापमान तो जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसी से मापा जा सकता है। डॉक्टरी इसमें आ जाएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर से तापमान नहीं मापा जा सकता, किसका, उबलते हुए पानी का। ताप को डिग्री खालिस्तान में मापते हैं। ताप को किस डिग्री में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं। किसमें, सेल्सियस में। सी के द्वारा लिखते हैं और ऊपर डिग्री लगा देते हैं, इसलिए इसको डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं या सेल्सियस डिग्री भी बोलते हैं। तो ताप को डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। यहाँ पर सेल्सियस आ जाएगा और उसको सी से भी लिखते हैं। अगले खालिस्तान पर चलते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक चली जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रम को बोलेंगे विकिरण। क्या बोलेंगे, विकिरण। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सूर्य है, सूर्य से ऊष्मा कहाँ तक आती है, आप तक पहुँचती है। ये कोई मनुष्य है यहाँ पर, ठीक है, इस तक ऊष्मा पहुँचती है ना, सूर्य की ऊष्मा, वो किस रूप में आती है, विकिरण के रूप में, क्योंकि रास्ते में कोई लाने वाला नहीं है। ऐसी भी जगह है जहाँ पर ना तो वायु है, ये वायु भी थोड़ी ऊपर तक ही है, ना कोई वस्तु है, कोई भी पदार्थ नहीं है, फिर भी ये ऊष्मा मनुष्य तक पहुँच जाती है। वो विकिरण के द्वारा पहुँचती है, विकिरण प्रक्रम के द्वारा पहुँचती है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या था, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण। बिना माध्यम, कोई भी माध्यम नहीं है बीच में, तब भी ऊष्मा स्थानांतरित होती है, किस प्रक्रम के द्वारा, विकिरण के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी जाती है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रक्रम द्वारा करती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, स्टील की चम्मच क्या है, ठोस है, ठोस है ना, और ठोस चम्मच को जब दूध के प्याले में रखेंगे तो दूध क्या है, गर्म है, गर्म दूध के प्याले में रखेंगे तो चम्मच का एक सिरा तो दूध में डूब जाएगा, लेकिन उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। उस दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रम के द्वारा होता है, वो आपको याद रखना है। वो उस प्रक्रम को क्या बोलेंगे हम, चालन। क्या बोलेंगे, चालन। तो आपको याद रखना है, ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो चालन प्रक्रम के द्वारा होता है। किस प्रक्रम के द्वारा, चालन प्रक्रम के द्वारा होता है। ठीक है, और यदि कोई भी ठोस पदार्थ भी नहीं है, कोई तरल भी नहीं है, कोई गैस पदार्थ भी नहीं है, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण के द्वारा होता है। अभी मैंने उसका उदाहरण बताया था कि सूर्य से ऊष्मा हमारे तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगले खालिस्तान पर चलते हैं हम। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा खालिस्तान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। इसमें आ जाएगा गहरे रंग के वस्त्र, जैसे काले रंग के वस्त्र हैं। काले गहरे रंग के वस्त्र जो होंगे ना, वो ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा को सोख लेंगे और जिससे हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये खालिस्तान आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉलम 1 में दिए गए जो कथन हैं इनका कॉलम बी के साथ मिलान करना है। तो चलिए मैं सीधे आंसर पर पहुंचता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए, कॉलम ए, थल समीर के बहने का समय। थल समीर के बहने का समय कब होगा, रात को। कब होगा, रात को। ये मैं आपको बड़ी अच्छी प्रकार से समझाता हूँ।
तो इसको समझिए प्रिय विद्यार्थियों। थल समीर। एक समीर दो प्रकार के होते हैं, एक तो समुद्र समीर होता है, इसे जल समीर भी बोलते हैं समुद्र समीर को, और ये कब होता है, इसके बहने का समय दिन में होता है। एक होता है थल समीर, थल धरती, धरती का समीर, ये कब होता है, ये रात को होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये मान ली हमने क्या है, ये हमने मान ली कि ये धरती है, ठीक है। देखिए बड़े ध्यान से देखिए आप, ये मान ली हमने क्या है, धरती है, ये हमने क्या मान लिया, जल है। दिन के समय में सूर्य से जो प्रकाश आएगा, दिन के समय में सूर्य से प्रकाश आएगा, वो जल पर भी जाएगा और धरती पर भी जाएगा, ठीक है, दोनों पर जा रहा है ना। तो दिन के समय में जो प्रकाश आ रहा है वो धरती पर भी और जल पर भी। धरती जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि जल तो हिलता रहता है और इसकी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जल में जाती रहती है। धरती ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जल कम गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे गर्म होगा। अब धरती के ऊपर जो हवा है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हवा का क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। धरती गर्म हो जाएगी और उसके गर्म होने से, थल के गर्म होने से हवा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और इसे ही क्या बोलते हैं, दिन के समय में कौन सा होता है, दिन के समय में अभी आपको बताया था कि समुद्र समीर कब होता है, बहने का समय दिन में होता है। ये कैसे होता है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया। देखिए प्रिय विद्यार्थी समझिए, ये हमने क्या लिया था, सूर्य है, ये यहाँ पर क्या ले लिया हमने, धरती, इसको थल भी आप बोल सकते हैं। ये हमने क्या ले लिया कि यहाँ पर नदी है, जल है या समुद्र है, ठीक है ना, जल है। सूर्य का प्रकाश दोनों के ऊपर जाएगा ना, सूर्य का प्रकाश तो धरती के ऊपर भी जाएगा और जल के ऊपर भी। धरती जल्दी गर्म हो जाएगी तो उससे गर्म हवा ऊपर जल्दी उड़ जाएगी, क्योंकि धरती के ऊपर वाली गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, तो ये जगह खाली हो जाएगी। अब जो हवा है वो कहाँ बहेगी, इस खाली जगह पर आएगी, जल से थल की तरफ, जल से थल की तरफ। या फिर हम कहें कि जल किसके अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है। तो समुद्र से थल की तरफ ये हवा बहेगी, किस समय में, दिन के समय में। किस समय में, दिन के समय में। तो इसे क्या बोलते हैं, समुद्र समीर या जल समीर बोलते हैं। दिन के समय में ठंडी हवा का जल से या समुद्र से थल की तरफ बहना, थल की तरफ बहना क्या कहलाता है, समुद्र समीर या जल समीर कहलाता है। समुद्र समीर या जल समीर कहलाता है। देखिए समुद्र समीर के बहने का समय क्या था, दिन। इसी प्रकार जब रात हो जाती है तो ये धरती है, ये धरती जल्दी ठंडी हो जाएगी और जल थोड़ा बहुत जो गर्म हुआ था ये थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इसके ऊपर वाली गर्म हवा रात के समय में ऊपर चली जाएगी और रात के समय में धरती से जल की तरफ हवा बहेगी। इसे क्या बोलते हैं, थल समीर। रात के समय में थल से जल की तरफ हवा बहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि रात को थल से जल की तरफ हवा चलती है जिसे थल समीर बोलते हैं। दिन के समय में समुंदर से थल की तरफ हवा चलती है, उल्टी हवा। दिन में हवा की जो दिशा होती है वो रात से उल्टी होती है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, सर्दियाँ। सर्दियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं जिससे हमें सर्दी कम लगेगी। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय क्या है, गर्मियाँ। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। फिर ये विद्यार्थी देखिए, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है। अब हमने एक तो सर्दियों में एक ही मोटा वस्त्र पहन लिया और उसी मोटाई के कई वस्त्र हमने पहन लिए। मोटाई उतनी ही है, एक वस्त्र की मोटाई इतनी है और हमने काफ़ी सारे वस्त्र पहन लिए जिनकी मोटाई भी इतनी ही बनी, जिनकी मोटाई भी उतनी ही रही। तो आपको बताना है कि
किसमें अधिक उष्णता मिलेगी, किससे हमें ज़्यादा गर्मी मिलेगी, सर्दी कम लगेगी। तो देखिए, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। जो पतले पतले काफ़ी वस्त्र पहने हैं उसी मोटाई के हो जाएंगे, वो ज़्यादा गर्मी देंगे, वो ज़्यादा उष्णता देंगे, क्योंकि समान मोटाई के कई परतों के वस्त्र के रेशों के बीच में हवा फंसी रह जाती है। जैसे कई वस्त्र पहनेंगे ना तो उनके बीच में हवा रह जाएगी, और जो वायु है, जो हवा है, वो शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती। हवा शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगी, शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी, और हमें अधिक उष्णता अनुभव होगी। ठीक है, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि मोटे वस्त्र की तुलना में हमें पतले पतले कई वस्त्र पहनने चाहिए सर्दियों में, क्योंकि उनके बीच में हवा आ जाती है और हवा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे हमें सर्दी नहीं लगेगी। अगले प्रश्न पर चलिए। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना है इसमें कि चालन कहाँ हो रहा है, संवहन कहाँ हो रहा है और विकिरण कहाँ हो रहा है। इस चित्र में देखकर ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है। तो देखिए, आप चालन कहाँ हो रहा है। चालन बर्नर से पानी। प्रिय विद्यार्थियों, चालन होता है किसके अंदर, ठोस के अंदर जब ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो चालन होता है। और ये क्या रखा हुआ है ऊपर, ये ठोस रखा हुआ है और इसमें जल भरा हुआ है। कोई भी ठोस पदार्थ है ना, जैसे कोई बर्तन हो ठोस ही होता है, इसमें जल भरा हुआ है। तो जल के या पानी तक ऊष्मा इसके अंदर से होकर जाएगी, ठोस के अंदर से होकर जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, चालन होगा। तो बर्नर से पानी तक जो ऊष्मा जाती है वो चालन द्वारा जाती है पानी के अंदर। अब पानी के अंदर ऊष्मा जाएगी, जैसे पूरा पानी है, पूरा पानी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो पानी के अंदर जो ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, पानी के अंदर ऊष्मा जा रही है, ये संवहन द्वारा जाती है। किसके द्वारा, संवहन द्वारा। संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा जल व वायु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो संवहन द्वारा होता है। चालन ठोस के अंदर कोई भी ठोस पदार्थ वो धीरे धीरे गर्म होता है, उसमें ऊष्मा जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ठोस में ऊष्मा जाती है, वो चालन द्वारा जाती है। जल, नीचे वाला जल गर्म होना शुरू हो गया इसके अंदर, बर्तन के अंदर, तो ऊपर वाला भी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गर्म जल ऊपर चला जाता है, और इस प्रक्रिया को संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। तीसरा विकिरण क्या होता है, जब कोई भी माध्यम ना हो बीच में, जैसे बर्नर है और ये ऊपर क्या है, बर्तन रखा हुआ है, तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो ये जो ऊष्मा जा रही है ना बर्नर से इस बर्तन तक, वो विकिरण के द्वारा जाएगी। बर्नर से बर्तन तक जो ऊष्मा जाती है वो विकिरण के द्वारा, कोई माध्यम नहीं है। यहाँ पर जल है, उसके बाद जल धीरे धीरे गर्म होगा, वो संवहन के द्वारा, और ठोस गर्म होता है चालन के द्वारा। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाए। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर ये सलाह दी जाती है कि जो बाहरी दीवारें हैं वहाँ पर सफ़ेद रंग किया जाए। क्यों, गहरे रंग अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा का अवशोषित करते हैं। जो गहरे रंग होते हैं वो ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेंगे, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सूक्त लगता है, क्योंकि सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र हमें सर्दी नहीं लगने देते हैं। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं ना, वो ऊष्मा की जो विकिरण होती हैं, किरणें होती हैं, उसको वापस भेज देते हैं, सोखते नहीं हैं, उसको परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। तो गर्मियों में हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, हल्के रंग के। इसी प्रकार दीवार का तर्क भी ऐसे ही लागू होता है। दीवारों पर जो सफ़ेद रंग है
ये ऊष्मा को वापस भेज देगा, जो सूर्य से ऊष्मा आएगी उसको अवशोषित नहीं करेगा, जिससे दीवार गर्म नहीं होंगी और गर्म जलवायु के स्थानों पर वो दीवारें ठंडी रहेंगी। सफ़ेद रंग होने की वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए परामर्श दिया जाता है कि घरों की दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा। अब आप बताइए, एक जल ले लिया हमने, एक डिब्बे के अंदर जल है 30 डिग्री सेल्सियस, इस डब्बे के अंदर जल है 30 डिग्री। एक डब्बा और लिया, इसके अंदर जल है 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो इन दोनों का तापमान इन दोनों के बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री तथा 50 डिग्री के बीच में तापमान रह जाएगा, ठीक है। जो चौथा जो उत्तर है वो सही होगा इसके अंदर। 9वें प्रश्न पर हम चलते हैं। ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा। अब आप बताइए, 40 डिग्री ताप की लोहे की गोली है और उसे 40 डिग्री तापमान के ही जल में डुबोया जाता, दोनों का तापमान एक जैसा है। तो अब इस प्रक्रिया में आप बताइए कि लोहे की गोली से जल की ओर ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होगी। ऊष्मा कहीं भी स्थानांतरित नहीं होगी, क्योंकि दोनों का तापमान क्या है, एक जैसा है, दोनों का तापमान सेम है। तो किसी के तापमान की तरफ, किसी की तरफ भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तो इसका कौन सा उत्तर आ जाएगा, ख, कि ऊष्मा किसी तरफ भी स्थानांतरित नहीं होगी, क्योंकि दोनों का तापमान क्या है, दोनों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस एक समान है, ठीक है। 10 के प्रश्न पर चलते हैं। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, लकड़ी की एक चम्मच है और वो आइसक्रीम के प्याले में डुबो दी गई है। तो अब बताओ, लकड़ी के अंदर ऊष्मा जाती है क्या, नहीं जाती है। तो दूसरा सिरा जैसा था वैसा ही रहेगा, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसमें उत्तर कौन सा आएगा, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी के अंदर से ऊष्मा जाती ही नहीं है। तो दूसरा सिरा जो आइसक्रीम में नहीं डूबा है वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। स्टेनलेस इस्पात, ये स्टील है, क्या है, स्टील। स्टेनलेस इस्पात, स्टील की कढ़ाई में प्राय तांबे की तली लगाई जाती है। स्टील की कढ़ाई में किसकी तली लगाई जाती है, कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है। एक ही है कॉपर और तांबा। इसका कारण हो सकता है, इसका कारण बताइए। इसका कारण ये है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसमें जो तीसरा है ये आ जाएगा, स्टेनलेस जो इस्पात होता है, स्टील होता है ना, इसकी अपेक्षा जो तांबा होता है वो तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। इसलिए जल्दी गर्म हो जाए, कोई भी पकवान उस कढ़ाई में पकाएंगे तो जल्दी गर्म हो जाए, क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसलिए जो स्टील की कढ़ाई होती है उसकी जो तली बनाई जाती है वो हमेशा कॉपर, या कॉपर को ही क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, तांबे की बनाई जाती है, ठीक है। तो फिर ये विद्यार्थियों, अभ्यास के सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं। को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को इस प्रकार आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू क्लास।